हे हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सोशल साइंस पैडागोजी की कंटेंट के साथ, क्योंकि पहले मैंने आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस इसके कराए हुए हैं और आज से हम कंटेंट की भी शुरुआत करेंगे। तो कंटेंट प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस, पहले मैं कंटेंट कराऊंगी, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और फिलहाल जो मैंने अभी स्टार्टिंग करी है वो सब्जेक्ट वाइज पैडागोजी की स्टार्टिंग करी है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड पैडागोजी को, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आप खुद भी देखेंगे जब मैं कंटेंट कराऊंगी कि एज इट इज़ क्वेश्चंस जो है आपके इससे पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी पैडागोजी करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपकी जो सोशल साइंस की पैडागोजी है, जिसमें नेचर, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल साइंस टीचिंग के, वो सभी उसमें कराऊंगी। मैं ऐसे ही मैं पार्ट्स में इसको कराऊंगी। पहले मैंने सोचा था एक में करा दूं, लेकिन एक में पॉसिबल नहीं है, वो एक तरह से फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी और बहुत ही सारे क्वेश्चंस इससे आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कंटेंट जो है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिल जाएगा। तो जिसमें भी आपको दिक्कत हो दूसरी लैंग्वेज देख लेना, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी समझ लेते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में ही मैंने कंटेंट लिया है। मेरी जो एक्सप्लेनेशन होगी मोस्टली हिंदी में होगी, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हिंदी में ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, सही लगता है और समझ भी आता है। तो हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। इंग्लिश में कोई टर्म आपको समझनी हो तो इंग्लिश में भी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो बात आती है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्यों, क्योंकि हम ये वाली बुक की ही पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय जो है एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है। वही जो कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पर ये डेवलप हुआ था और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं देखी जा सकती, जो राजनीतिक जो हमारी परिस्थितियां रही हैं सिर्फ वही समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस जो है सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सोशल लाइफ को भी हमें साइड नहीं रखना है, उसको भी लेकर के चलना है। तो पाठ्यचर्या की समिति ने सदस्यों ने ये पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। सरकारी संस्था कैसे, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारी गवर्नमेंट का, वो किस तरह से काम करता है, कैसा है, या फिर उसके जो कार्यक्रम हैं वो कैसे चलाए जा रहे हैं, इन सभी विवरण को देता था नागरिक शास्त्र जो था। आप जानते ही हैं पहले ये नागरिक शास्त्र कहलाता था, सिविक्स कहते थे इसको। तो ये विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था कि जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण शामिल हो, यानी क्रिटिकल आउटलुक भी हो, गहराई से भी इसको एक तरह से सोचें, एनालिसिस करें चीज़ों को, और सोशल वर्ल्ड से भी जुड़ा हो। ये इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा जो कि है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आप अब देखेंगे जो पॉलिटी की बुक है उस पर आपको ये नाम लिखा हुआ मिलेगा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जबकि पहले था नागरिक शास्त्र। तो इस नए विषय ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया। एक तरह से हमने इसको ब्रॉड कर दिया, विस्तृत कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। जो पहले सिर्फ राजनीतिक विषयों से जुड़ा हुआ था, अब इसमें हमने इंक्लूड कर दिए हैं सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि जो सोशल साइंस है बेसिकली सोशल लाइफ पर आधारित है। तो सोशल लाइफ इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ना तो ज्योग्राफी में ऐड हो पाती है ना ही हिस्ट्री में ऐड हो पाती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उस तरह से मतलब जैसे कि हम बच्चों को कैसे उस चीज़ के लिए तैयार करें वो सभी हम इसमें पढ़ सकते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई है ये बुक, जो हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की टेक्स्ट बुक है। अब देखो यहां पर बात करेंगे हम कि ये किस तरह से अलग है। ये वाली जो बुक है ये पिछली वाली बुक से, या फिर अब इसमें नया क्या चीज आपको मिलेगी, कैसे ये अलग है। तो इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है, जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें हम अगर मोटे तौर पर बात करें तो 3 तत्वों को इसमें शामिल किया गया है, 3 एलिमेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। मतलब ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस बुक में। एक तो पहला तो है कि बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह सीखते हैं। आपको इस लाइन को देख करके एक चीज़ याद आई होगी, अगर आपने
सोशल साइंस पैडागोजी के प्रीवियस ईयर किए होंगे तो एज इट इज ये लाइन ली गई है यहाँ से। और इस विचार को केंद्र में रखते हुए ये प्रयास किया गया कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा, काल्पनिक वृत्तांत, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हम खुद से स्टोरी बना देते हैं भाई समझाने के लिए कोई चीज़, या फिर केस स्टडी जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, और उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़ी हो। यानी कि ये एक तरह से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, उनसे जोड़कर बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है जो उनकी आंखों देखी चीज़ हो, उनके सामने हो, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने हो। जैसे कि भाई हम समझाना चाहते हैं कि भाई वोटिंग कैसे डलती है, चुनावी की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, तो हम जब पोलिंग बूथ पर लेकर के जाएंगे उनको, जहाँ पर वोटिंग हो रही है वो एक तरह से हम दिखाएंगे उनको, तो वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वैसे ही जो नैरेटिव्स हैं इसमें यूज़ किए गए हैं इस किताब में, और कुछ केस स्टडीज़ ली गई हैं। जैसे कि हकीम शेख है, उसको एक्सीडेंट हो गया था और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर दिया था, तो उसके आधार पर भी एक तरह से हमने उस इंसिडेंट को समझाया, किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसका रोल होता है स्वास्थ्य के एस्पेक्ट में। तो क्या है, इस तरह से क्या है ना, चीज़ें जो है ईजी हो जाती है बच्चों को समझने के लिए। उनको सिर्फ रटना नहीं पड़ता, बल्कि वो समझ जाते हैं उन चीज़ों को, उन प्रक्रियाओं को। दूसरा इसमें शामिल किया गया है क्या कि अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने, ना कि वे तथ्यों और सूचनाओं तक सीमित रह जाएं। सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई फैक्ट पढ़ लिया, याद कर लिया और एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उनको समझें, उस पूरे प्रोसेस को समझें। अगर किसी प्रोसेस को हम समझा रहे हैं या तो फिर कोई भी टॉपिक अगर हम समझा रहे हैं तो वो समझ ले अच्छे से, उसको आत्मसात कर ले, मतलब उसे वो फिर कभी ना भूलें लाइफ में, क्योंकि हम उनके रियल लाइफ से जोड़कर उसको पढ़ाएंगे। तो सिर्फ उस तक सीमित ना रह जाए, इन्फॉर्मेशन तक, वो समझ लें उस चीज़ को। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वे हैं सूचनाओं की कटौती। तो यहाँ पर एक तरह से सूचनाओं की कटौती की गई है, और जो फिक्शंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। मतलब एक तरह से मतलब कहेंगे हम जो कथानक वगैरह हैं, स्टोरीज वगैरह हैं, उनको ऐड किया गया है जिससे चीज़ों को समझ सके और इन्फॉर्मेशन इसमें कम दी गई है। पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें, और परिभाषाएं कम से कम रखी गई हैं। देखो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यहाँ पर परिभाषाओं का बहुत कम से कम इस्तेमाल किया गया है जब ज़रूरी हो। अदरवाइज उनको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं अभ्यास में कि जो उनको सोचने के लिए प्रेरित करें कि भाई आप अगर इस जगह होते तो आप क्या करते, कि सरकार को इस जगह पर क्या करना चाहिए था, आपके विचार से आपकी क्या राय है। इस तरह से हम क्वेश्चन को देते हैं जो उनको सोचने पर मजबूर करें, और एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो। तीसरा जो एलिमेंट इसमें शामिल किया है वो है बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, कि भाई जो पहला उनका कदम पड़ता है वो परिवार में पड़ता है। परिवार पहला ही समाज होता है बच्चे के लिए, और आसपास का जो पड़ोस होता है वो भी सोशल लाइफ है एक तरह से, तो वो जुड़े हुए हैं उससे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे। अब देखो वो जो सोशल लाइफ जी रहे हैं उसमें जो वो रियल चीज़ें देखते हैं उनके साथ उस आदर्श का जो है एक तरह से तालमेल होना चाहिए। आदर्श क्या है, देखो पहले इन दोनों वर्ड्स का मैं अंतर आपको बता देती हूँ, दोनों का मतलब बता देती हूँ। आदर्श होता है जो हम उनको बनाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से अच्छाई हो गई, जो अच्छा है एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है ना, कि भाई जैसा हम समाज चाहते हैं वैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं, वो हो गया एक आदर्श रूप। और एक हो गया यथार्थ, जो रियलिटी है, कि ऐसा ना हो जो रियलिटी है वो उनके आदर्श रूप जो है उसमें बिल्कुल गैप हो। आदर्श तो आप इतना ऊंचा उनको उठने के लिए कह रहे हो, लेकिन यथार्थ है बिल्कुल नीचे, जो रियलिटी है वो बिल्कुल उससे अलग है, बिल्कुल हटके है। तो ऐसा ना हो जो किताबी ज्ञान हम उनको दे रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें गैप हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि उनमें दोनों में बैलेंस बना रहे, जिससे वो अपनी जो लाइफ है उससे कनेक्ट करके चीज़ों को देख सके, जिससे वो आदर्श बनना भी चाहे तो उनको ज़्यादा गैप ना लगे उसमें। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो बच्चे बाहर के तमाम अनुभवों को लेकर के कक्षा में आते हैं। ये पॉइंट भी हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था। तो अब देखो जब वो बच्चा स्कूल में आता है, ऐसा तो नहीं वो पैदा हुआ और डायरेक्ट स्कूल में उसको एडमिशन करा दिया। पैदा होने के बाद उसने परिवार में पहले चीज़ें समझी, चीज़ें देखी, आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करता है, वो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, तो सारे एक्सपीरियंसेस वो लेकर के जब क्लासरूम में आता है, कई साल बाद लगभग 3-4 साल की उम्र में उसको लाते हैं पढ़ाने के लिए,
तो जब तक वो काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका होता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आता है क्लासरूम में। तो इन किताबों में विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने और उसे टटोलने के अवसर देती है। तो किताब में यथार्थ, तो कोई यथार्थ जहाँ भी आए ना, यथार्थ मतलब वास्तविकता की बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं, और तो इसमें रियलिटी दिखाई गई है। आप देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक में आपको स्टोरीज मिलेंगी। स्टोरीज कैसी हैं कि जो आपके रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की स्टोरीज को रखने का मकसद वही है कि आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसको जोड़ पाएँ चीज़ों को, और स्टोरीज के थ्रू ही समझ लें चीज़ों को। इसके साथ ही ये वर्णन किया गया कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। वही जो मैंने बताया कि भाई जैसा समाज हम चाहते हैं उसके लिए हम कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, आगे बच्चों को कैसे आदर्श स्थिति हम अचीव कर सकते हैं। तो उन आदर्शों पर बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित है। मतलब भाई देखो, अगर आपको सोशल वर्ल्ड में रहना है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे मान लो हम छुआछूत को ले लें। जो छुआछूत वाला जो ये प्रचलन था पहले, अब ये संविधान में क्या है, बैन कर दिया है कि भाई आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते, किसी को आप उसकी जाति के आधार पर गाली नहीं दे सकते। तो उन मूल्यों पर वो आधारित है जो हमारी रियल लाइफ है, और जो हम आदर्श बच्चों को अचीव कराना चाहते हैं वो उन मूल्यों पर आधारित है जो संविधान में दिए गए कि भाई आप किसी को जाति के आधार पर ना तो गाली दे सकते हैं, ना आप किसी को चिढ़ा सकते हैं, और ना ही किसी को आप छुआछूत से मतलब भेदभाव कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर की स्टोरी दी गई है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक में, तो वो स्टोरी को आधार बनाया गया है समझाने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए। तो ये किताब जो है 4 इकाइयों में बटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो ये है विविधता की बात की गई है इसमें, सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन और आजीविका। तो आज जो मैंने ये पेडागोजी ली है ना, क्लास 6 के बेस पर ली है। तो ये क्लास 6 के ही टॉपिक मैं बता रही हूँ जो हमने इस बुक में लिए हुए हैं। तो प्रत्येक इकाई में 1 से अधिक पाठ है जो इन अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है क्या, कि हर पाठ की शुरुआत कैसे हो रही है। यहाँ पर बारी बारी से आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साइड में ले लेती हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। प्रत्येक पाठ 2 तत्वों से शुरू होता है। देखो पहला पॉइंट क्या है, हर पाठ की शुरुआत कैसे हुई है। 2 तत्वों से शुरू होता है पाठ, तो जिनके जरिए क्या करते हैं हम, बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। तो बच्चा और जानना चाहता है कि जिस तरह से हम उसको शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहला तत्व तो है परिचयात्मक भाग। परिचयात्मक क्या है, एक तरह से हम इंट्रोडक्शन देते हैं उस चैप्टर का, भाई इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा आपको, जो पूरे पाठ की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है, एक शॉर्ट में आपको बता देगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विविधता और भेदभाव वाला चैप्टर है ये, और ये शॉर्ट में आपको बता देगा भाई इस चैप्टर में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, कि पाठ किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेगा, और बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न दिए गए हैं बीच बीच में, तो जो बच्चों को उनके अनुभवों और मुद्दों के को जोड़ने के मौके देगा। दूसरा जो तत्व है, पहला तो हो गया परिचयात्मक भाग, दूसरा जो है वो प्रत्येक पाठ के शुरू में आने वाला एक बड़ा सा चित्र जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो चित्र है ना काफ़ी कुछ कहता है, ये कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं। तो ये चित्र जो है इसलिए दिया गया है, इसकी मदद से बच्चा ये अंदाज़ा लगा पाएगा कि पाठ किस बारे में है। तो ये उम्मीद है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किताब में दिए गए प्रश्नों और चित्रों के अलावा अपने प्रश्न और चित्रों का भी इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि भाई हम किताबों पर ही आधारित रहे, टेक्स्ट बुक पर ही आधारित रहे, हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाकर भी कुछ पढ़ाएं बच्चों को, कुछ सिखाएं, अलग से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी कुछ बताएं चीज़ों को। जैसे आप अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हो, बता सकते हो कि भाई मैंने ऐसी एक चीज़ देखी जहाँ पर इस तरह का भेदभाव मैंने देखा। जैसे मान लो विविधता और भेदभाव पढ़ा रहे हो, विविधता में ही आप दूसरे कल्चर की बात कर सकते हो, जैसे उनसे अलग जो कल्चर है उसके बारे में एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो कि भाई इस कल्चर के लोग ऐसे ये चीज़ें करते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे खान पान है उनका। ऐसे अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी लिया है मैंने, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज को इंक्लूड किया। अगर आपको हिंदी में डिफ़िकल्टी आती है तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं साइड में फिर से। अब सेकंड क्या है कि पाठ के बीच में प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं। आपसे पेडागोजी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई बताओ इनका क्या मतलब है, कि पाठ के बीच में प्रश्न और अभ्यास क्यों दिए गए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की किताब में। तो अब यहाँ पर रीज़न उसका दिया गया है क्यों दिए गए हैं, कि आप ये देखेंगे
कि हर पाठ में कुछ रंगीन खाने दिए गए हैं जिनमें चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं और कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं। तो इन सब के कई उपयोग हैं। देखो इस तरह से आप देख रहे हो ना, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, या फिर अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो आपको एक्टिविटी दी जाती हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपका क्या होगा ना, आपके खुद के विचार पूछे जाते हैं, यानी आप बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों के विचार आप जानना चाह रहे हैं। तो पहला तो इसका उपयोग क्या है कि शिक्षक ये अंदाज़ा लगा पाए कि विद्यार्थी को पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया। देखो अगर उन्होंने चैप्टर समझ लिया है तो इसका डेफिनेटली वो अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आंसर देना चाहें वो दे देंगे, और नहीं समझ में आया तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो टीचर तुरंत समझ जाएगा भाई बच्चों को ये चैप्टर जो है समझ में नहीं आया, तो वो फिर और अलग तरीके से समझाएगा उसको, और एग्जाम्पल्स लेगा, उसके थ्रू समझाएगा। तो इसका ये यूज़ है। और बाकी क्या है, दूसरा ये यूज़ है कि विद्यार्थियों के अनुभव के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं की समझ बढ़ेगी, कि भाई जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है ना उससे रिलेटेड वो उन चीज़ों को जोड़ करके कंसेप्ट को समझ पाएंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया क्या कि सब्जी बेचने वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे कैसे काम करते हैं। तो हम बच्चों से कह सकते हैं ये, अब देखो सब्जी बेचने वाला तो उनके आसपास होता ही होगा, तो उससे वो बात करेंगे, उनसे पूछेंगे पूरा प्रोसेस कि भाई कैसे तैयारी करते हो आप, कैसे खरीदते हो सब्जी और फिर बेचते कैसे हो, तो सारी चीज़ें पूछेंगे, पूरा प्रोसेस पूछेंगे। तो बच्चा खुद से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है कंसेप्ट को समझ लेगा, खरीदना बेचना कैसे होता है, परचेजिंग सेलिंग कैसे होती है। या फिर दूसरा इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे कि बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है क्यों। अब देखो ये जो है बच्चू एक रिक्शा वाला है जो कि आपकी पॉलिटी की बुक में दिया हुआ है। रिक्शा वाला जो है वो अपना खुद का काम है, अब वो काम देखो खुद का करता है तो खुद की ही इनकम हुई। अब वो एक दिन की छुट्टी लेगा तो उसकी इनकम का लॉस हो जाएगा, तो वो इसलिए सोचेगा पहले कि भाई अगर मैं छुट्टी लूँगा तो मेरी इनकम नहीं आएगी आज की, तो इसकी वजह से वो सोचेगा पहले ही। तो ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे क्या करेंगे ना, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के क्या है कंसेप्ट को क्लियर करने में उनको हेल्प मिलेगी। अब देखो ये जो आप पेडागोजी पढ़ रहे हो ना, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको फील होगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। तीसरी चीज़ क्या है इसका फ़ायदा, जो प्रश्न इसमें आते हैं, तीसरा फ़ायदा ये है कि विद्यार्थी पहले पढ़ी हुई चीज़ों को याद करें और अभी के पाठ में उसका प्रयोग करें। अब देखो बच्चों को अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो उनको अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो उसको फिर से पढ़ सकता है, या तो फिर उसको रिकॉल करेगा, उसको याद करेगा भाई मैंने क्या पढ़ा था उसमें, और या फिर उसको अगर याद भी है तो वो उसका यूज़ करेगा इस वाले चैप्टर में। अब जैसे कि हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा पॉलिटी में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और पढ़ा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। 8th क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट और 7th क्लास में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट क्लास 6 में। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ भाई ये वाला जो काम है, ये कौन से लेवल की गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होगे अलग अलग काम दिए हैं। अब इनको क्या करना है, इनको इसमें टिक करना है कि भाई लोकल गवर्नमेंट का ये काम है, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है और राष्ट्रीय गवर्नमेंट का ये काम है। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, वो मैं भी आपको अभ्यास प्रश्नों वाले टॉपिक में दिखाऊंगी। तो ये इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो कुछ चीज़ें दी गई है आपके खुले हुए खानों में, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के खुले खाने आपको मिल जाएंगे बुक में, कोई भी चैप्टर देख लो। तो खुले खानों में चर्चा के लिए दिए गए मुद्दों का आशय है कि बच्चे छोटे समूह में चर्चा करें और बाद में पूरी कक्षा में उसे सुनाएं, मतलब अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लें, उसमें उसको डिस्कस करें कि भाई समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, आपकी राय में वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता, क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो बच्चे अपने अपने विचार इस पर देंगे कि भाई उनके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है। तो समूह में चर्चा करेंगे, पूरी कक्षा में उसको सुनाएंगे, उनके विचार जो है एक तरह से आपको पता चलेंगे ये किस हद तक बच्चे सोच पाते हैं। तो चर्चा के लिए दिए गए मुद्दे मुख्य रूप से बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित होंगे ताकि बच्चों की अवधारणाओं की समझ का विस्तार हो सके। तो उनके भाई जो एक्सपीरियंस हो गए, जो उनको लगेगा कि बच्चे दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, भाई उसको ये भी लगेगा कि हो सकता है उसके जो है घर पे काम होगा, हो सकता है वो पैसे कमाने के लिए नहीं जाता हो, इस वजह से नहीं जा पाता होगा, कुछ काम करता होगा, जैसे कि वो अखबार बेचता था, भाई इस वजह से नहीं जा पाता होगा। बच्चे अपने खुद की क्या लगाएंगे, इसमें अपने खुद के एक्सपीरियंस लगाएंगे, तो इससे उनकी जो अवधारणाएं हैं उसकी समझ का विस्तार होगा, जो कंसेप्ट क्लियर करने का जो एक तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप होगी। तो इससे समय का अभाव होने पर भी इसको नज़रअंदाज ना करें, ये टीचर के लिए दिया हुआ है नोट कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मान लो कल को आप टीचर बनोगे तो आपको ये पढ़ाना होगा, तो आप सोचेंगे कि भाई टाइम नहीं है इसको छोड़ दो,
तो आपको ये छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ाना है। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्नों की। जो अभ्यास तालिका दी होती है ना इसमें चैप्टर में, आपने देखा होगा बुक में। देखो अब जो मैं आज ये पेडागोजी करा रही हूँ ना, इसके बाद अपनी अपनी जो पॉलिटी की बुक है इस पर एक नज़र डाल लेना, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ज़रूर देख लेना, तो बहुत ही आपके काम की चीज़ होगी ये। चलो भाई छोटा कर देते थोड़ा सा और तस्वीर को अपनी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा बढ़ा दूंगी इसे। चलो अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो पाठोत्तर प्रश्नों को बनाते समय ये ध्यान दिया गया है कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाएं, ना कि पाठ की विषय वस्तु का अंधाधुंध रट लें। ऐसा ना हो कि भाई वो रट्टा लगा लें कि भाई हमने ये फैक्ट पढ़ लिए, अब बस जब एग्ज़ाम हो जाए हमारा, बस अच्छे नंबर ले आए हम, उसके बाद फिर जो नॉलेज है उनकी चाहे जहाँ जाए उनको उनसे मतलब नहीं। ऐसा ना हो, समझ उनकी बढ़नी चाहिए कि भाई वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को फैक्ट है उसको मतलब एक तरह से आत्मसात कर लें, उसको याद ना करें बल्कि उसको समझ लें। तो रट्टा ना मारे, याद ना करें बल्कि उसको समझ के पढ़ें। तो विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये अभ्यास दिया जाता है इसी वजह से कि जिससे वो भाई अपने जो है अपने शब्दों में उत्तर लिखें इसका। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना, पुलिस का क्या काम होता है, तो इसमें बच्चों को खुद से ये काम करना होगा, खुद से ही लिखना होगा अपनी समझ के आधार पर कि भाई क्या काम होता है, पुलिस क्या काम करती है। FIR लिखती है और मुजरिम को पकड़ती है, इस तरह से। पटवारी के कोई दो काम, उन्होंने पटवारी के बारे में पढ़ा है तो उसके दो काम बताएंगे फिर वो। तो कुछ प्रश्न इस आवश्यकता पर बल देते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रमुख बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दोहरा सकें। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं ये ऐसे इसी पर आधारित होते हैं। फिर आपको कुछ इस तरह की तालिकाएं दी हुई होती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों को अनुभव आधारित उत्तर देने पर बल देते हैं। अनुभव कैसा, भाई वो दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर देखते हैं, तो दुकान पर उनको ये पता होना चाहिए कि भाई किस दुकान पर कौन सा सामान मिलता है, या फिर किस ऑफिस में कौन सी सर्विस दी जाती है। जैसे कि भाई बैंक के बारे में उनसे पूछो तो उनको पता चलेगा कि बैंक में जो है रुपये जमा करने का और निकालने का काम होता है, या फिर लोन वगैरह मिलता है वहाँ से। तो यहाँ पर सेवाओं के प्रकार, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ऑफिस का नाम या फिर दुकान का नाम। यहाँ पर चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं या फिर जो सर्विस देते हैं वो लिखेंगे। तो ये क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, बच्चों का खुद का एक्सपीरियंस होगा। पास के किराना स्टोर से आप उनसे सामान मंगवाते हो तो उनको ये भी पता होगा कि भाई किराना स्टोर पे ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख पाएंगे। तो अभ्यास प्रश्नों की जो एक तरह से वो है ना, जो ज़रूरत है वो इसी वजह से है क्योंकि जो एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे सीख पाएँ चीज़ों को। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है यही वाली चीज़। और भी है इसमें कि कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं अभ्यास प्रश्न में ही, जो दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों से तुलना के लिए कहते हैं। अब अगर आपने आजीविका, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका वाला चैप्टर पढ़ा है पॉलिटी में, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि शेखर जो है छोटा किसान है और रामलिंगम जो है बड़ा किसान है। अब देखो जब हम बच्चों से पूछेंगे इनकी खेती की हुई ज़मीन कितनी है, तो दिमाग पर जोर डालेंगे कि अच्छा से शेखर के पास तो 2 एकड़ ज़मीन थी, यहाँ लिख देंगे। रामलिंगम के पास 20 एकड़ ज़मीन थी, वो लिख देंगे यहाँ पर। और मज़दूरों की कितनी ज़रूरत होती है, भाई इसके पास तो थोड़ी सी ज़मीन है, इसको तो मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और रामलिंगम को पड़ेगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा ज़मीन है। ऐसे बच्चे जो है दिमाग लगाएंगे अपना। और फसल का बिकना, भाई फसल की कौन बेचता है, कौन घर में यूज़ करता है, इस तरह से। अब देखो मैंने यहाँ पर ये तालिका जो है इंक्लूड की है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि राज्य सरकार का क्या काम होता है, लोकल गवर्नमेंट का क्या काम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है। तो ये देखो एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, ये वाली। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध, ये उस क्वेश्चन में है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक ही लास्ट वाला जो है 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय, ये किस गवर्नमेंट का है। या फिर जो पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ये किस गवर्नमेंट का। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपकी पॉलिटी की बुक है या फिर कोई भी बुक है सोशल साइंस की, उसके जो अभ्यास प्रश्न है उनको जरूर सॉल्व करना। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, उन अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। उसमें आप खुद भी पाओगे जो प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किए ना, उसमें बहुत से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए हैं और थोड़े बहुत फेरबदल के साथ पूछे गए हैं। उनको जरूर पढ़ लेना, फिर आप कहोगे कि हाँ आपने ये काम की बात बताई है हमें, तो काफ़ी काम हो गया आपका उससे, अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करके। तो ये वही पीछे वाला है जो इंग्लिश में मैंने लगा दिया यहाँ पर, शेखर और रामलिंगम वाला। अब यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न जो हैं ये भी अभ्यास प्रश्न वाला चल रहा है हमारा टॉपिक, कि अभ्यास प्रश्न जो है वो क्यों दिए गए हैं। कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से उन परिस्थितियों की कल्पना करने के लिए कहते हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है।
भाई जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है अब वो खुद को उनकी जगह पर रख के देखेंगे। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों से उन विशेष परिस्थितियों से उठने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर घटना दी गई कि भाई एक जो है लाड नाम का इंसान है, ये इसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर के आया गया। अब इस पर हमला हुआ था जब ये पानी की टंकी से पानी भर रहा था, और जो कि ये ग्राम पंचायत ने बनवाई थी, और पानी का समान रूप से वितरण हो इसके लिए बनवाई थी। अब इसको भाई ऊंची जाति के लोगों को ऐतराज़ हो गया कि भाई ये क्यों भर रहा है पानी। तो क्योंकि अब ये वाली जो खबर है ये बिल्कुल रियल घटना है, एक तरह केस स्टडी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो हैं दिए गए हैं यहाँ पर कि भगवान लाड को क्यों पीटा गया था। तो ये क्या करेंगे ना बच्चे, परिस्थितियों की कल्पना करेंगे, अपना ओवरव्यू देंगे इस पर कि भाई ये जो है सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई इस तरह की। फिर इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनमें चित्रों या तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। तो उनके आधार पर विद्यार्थी ये वर्णन करें कि तस्वीर में क्या दिख रहा है और वे दिए गए पाठ के साथ कैसे संबंधित है। तो जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि ऊपर के 2 चित्रों में आपने कूड़ा चुनने और उससे ठिकाना लगाने की विभिन्न विधियों को देखा। आपके विचार से कौन सी विधि कूड़ा निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। तो वो खुद का दिमाग लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे डिफरेंट वेज में। तो इनसे क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। देखो आपके जो उसमें पैडागोजी में ये भी पूछा जाता है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। तो वो देखो यहीं से उठाए जाते हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं उनके बीच में से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, और जिसमें एक तरह से विचार डेवलप करने का मौका मिले, बच्चों को एनालिसिस करने का मौका मिले, अलग अलग तरीके से सोचने का मौका मिले, उनसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अब यहाँ पर इंग्लिश में है ये। तो विभिन्न प्रकार के ये प्रश्न शिक्षकों को ये समझने में मदद करेंगे विद्यार्थियों ने अवधारणा को न केवल समझ लिया है बल्कि उस समझ में अवधारणा से सार्थक जुड़ाव की क्षमता भी शामिल है। एक तरह से पॉजिटिव उनका जो वो है ना, एक तरह से कनेक्शन उनका जुड़ गया उससे, सिर्फ उनको याद नहीं किया बल्कि समझ लिया है, कंसेप्ट्स को आत्मसात कर लिया है। अब उसको कभी नहीं भूलेंगे वो लाइफ टाइम। तो ये उम्मीद है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ऊपर दिए गए प्रश्नों की तर्ज पर हर तरह के प्रश्न खुद भी बनाएंगे, ऐसा टीचर से उम्मीद की जाती है। टीचर के लिए ही नोट दिए गए हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ। अब क्योंकि हमको टीचर बनना है, आगे जाके आपको बनना है टीचर, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। क्योंकि सोशल साइंस पैडागोजी जो है एक तरह से वही चीज़ है कि आप सोशल साइंस बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। तो हम वही समझ रहे हैं इस पैडागोजी के थ्रू। तो कुछ गिने चुने प्रश्नों के उत्तर को रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप बच्चों को भी रटने के लिए कहें और खुद भी उसी नियम को फॉलो करें कि भर रट्टा लगाओ और एग्ज़ाम दो, फिर बाद में चाहे तुम भूलो या तुम्हें याद रहे। मेरा तो काम ख़त्म हो गया कि मैंने आपको पढ़ा दिया और रटवा दिया। तो अपनी राय व्यक्त करना या मुद्दों पर बहस करना अवधारणा समझने या उससे जुड़ने का एक हिस्सा है। तो वही है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में अक्सर देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये मकसद है ये पैडागोजी कराने का कि आप ना एक तरह से ये जो मैं अभी प्रीवियस भी ईयर भी कराऊंगी इसमें, और इसमें जो मैंने प्रश्न इंक्लूड किए ना, हो सकता है कुछ रह गए हों, लेकिन आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेनी है कि कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप कंफ्यूज ना हो। आप इस तरह से दिमाग में इस चीज़ को बिठा लेना। अब बारी आती है, तीसरा हमारा था अभ्यास प्रश्नों का, चौथा हमारा है कथानकों का उपयोग क्यों किया गया है बुक में। अब इसको देखकर भी आपको कुछ फैमिलियर लग रहा होगा, प्रीवियस ईयर में देखा था ये टॉपिक हमने। तो यहाँ पर ये किताब जो है कई काल्पनिक और अकाल्पनिक कथानकों का इस्तेमाल करती है। काल्पनिक होते हैं जो कि बनाए गए हैं, अकाल्पनिक होते हैं जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हैं, ताकि विद्यार्थी संस्थाओं और विचारों को समझने में सक्षम बने। जो संस्थाएं हैं ना, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं, जो प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं, या जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, वो समझ लें उन स्टोरीज़ के थ्रू, कथानकों के थ्रू। तो ये जो है इन कथानकों का इस्तेमाल विद्यार्थियों में चर्चा एवं अंतर्दर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। चर्चा तो देखो डिस्कशन होता है, जब उनको नॉलेज होगी किसी चीज़ की तो वो डिस्कशन में पार्ट लेंगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे आपस में। अंतर्दर्शन होता है वो गहराई से सोचेंगे, गहराई से आत्मदर्शन करेंगे एक तरह से अपना, और खुद के जो है विचार एक तरह से उनके क्रिएट होंगे इसमें। तो इसको बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। देखो 2 वर्ड्स का इनका यूज़ हुआ है एक क्वेश्चन में, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। प्रयास यही है कि विद्यार्थी अपने आप को कहानी से ज़्यादा जोड़ पाएँ। तो कहानी ये इसलिए बनाई गई है, काल्पनिक हो या अकाल्पनिक हो, रियल हो, क्योंकि जिससे वो खुद को भी कनेक्ट कर पाएँ। भाई ऐसा ना हो कि वो जो किताब में आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनके रियल वर्ल्ड से बिल्कुल हटके हों, वो उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं।
कुछ पाठों में हमने विद्यार्थियों को अपने अनुभवों पर कथानक लिखने को कहा है। कथानक लिखते समय विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक होने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। भाई उनको भी कहो कि भाई अब ये वाला जो इंसिडेंट है ना, इस पर अपनी कहानी लिखो आप खुद से। तो शिक्षकों से ये उम्मीद है कि दूसरे विषयों में पढ़ाई जा रही अवधारणाओं से संबंध बिठाएं, मतलब हम दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक स्टोरी सी तो है, बच्चू माझी, जो रिक्शे वाले की स्टोरी है। अभी पीछे हमने देखा था ना, बच्चू एक दिन की छुट्टी लेने के लिए भी क्यों सोचता है। तो मैं बिहार के गांव से आया हूँ, ऐसा इसने अपनी मतलब स्टोरी बताई हुई है पूरा, जो ये काम करता है कैसे करता है। और यहाँ पर भी एक स्टोरी दी हुई है, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। ये नैरेटिव्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये वर्ड देखा होगा आपने क्वेश्चंस में अक्सर। अब देखो, क्वेश्चन हम ऐसे दे सकते हैं बच्चों को, जो अभी हम कह रहे थे ना कि बच्चों से भी हम कहानी बनाने के लिए कह सकते हैं कि मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, जो इस जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों से। या फिर आप क्या सोचती है कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा, उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी आपको यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा खलेगी, जिनकी कमी महसूस होगी। ऐसे जो है हम स्टोरीज़ उनको खुद से क्रिएट करने के लिए बोल सकते हैं। अब बात आती है छवियों का उपयोग। छवि मतलब एक तरह से पिक्चर्स का, इमेजेस का यूज़। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिख जाएगा आपको, यूज़ ऑफ इमेजेस। आपने देखा होगा बुक में अक्सर इस तरह की इमेजेस का यूज़ किया गया है। कुछ तो ये काल्पनिक है, इस तरह की जो कार्टूनिस्ट कुछ इस तरह की बनाई गई हैं, ये रियल है इस तरह की। तो ये जो है एक तरह से पाठ्य सामग्री की तरह काम करती हैं ये पिक्चर्स। तो ये पाठ के अभिन्न अंग हैं और उम्मीद की जाती है कि पाठ्य सामग्री को समझते समय शिक्षक इन चित्रों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही तस्वीरों से बच्चों को ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करने में मदद मिलती है जो उनके लिए अपरिचित हों। ऐसी स्थिति की ये कल्पना करेंगे जो मतलब इन्होंने अभी कभी जानी नहीं है। तो शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे पुस्तकालय, अखबार, पत्रिकाओं और इंटरनेट से मिलने वाले चित्रों का भी इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहें। अलग से भी जो पिक्चर्स हैं किसी भी सोर्स से वो मिल सकती हैं, उनको भी वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती भाषा में जेंडर संवेदनशीलता की। देखो, जेंडर संवेदनशीलता बेसिकली है क्या चीज़। जेंडर की जब बात आती है तो हम ऐसा ना करें कि बस एक ही जेंडर पर फोकस करें कि लड़कों पर ध्यान दें या फिर लड़कियों पर ध्यान दें। हम न्यूट्रल होकर बात करें। जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर क्लास में कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं बच्चों को महसूस कराना है कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या तो फिर ऐसा हम कर रहे हैं कि लड़का लड़की कह करके हम बात कर रहे हैं। हम उनके नाम से उनको बुलाएं और काम भी कुछ ऐसे दें जो कि सिर्फ उस जो एक तरह से जेंडर के लिए ना बना हो। जैसे कि बताया जाता है हमें कि भाई लड़कियां जो हैं वो सिर्फ साफ़ सफाई का काम करेंगी, लड़कियां जो हैं खाना बनाने का काम करेंगी। तो ऐसा ना हो आप क्लासरूम में कुछ इसी तरह के काम दें उनको, ऐसे उनको महसूस करवाएं कि भाई लड़कियां जो है स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती। आप उनको ऐसा कहें कि भाई लड़कों से ही स्पोर्ट्स खिलवाते रहें, लड़कियों को आप साइड कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर संवेदनशीलता पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखो, एनसीईआरटी में की जो बुक है इनमें भी इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि इन्होंने स्त्रीलिंग रूपों का यूज़ किया है इन्होंने संबोधित करते हुए। जैसे कि इन्होंने जैसे बीच बीच में कहा है कि क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। तो इन्होंने स्त्रीलिंग शब्दों का यूज़ किया है। वो क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा लिखा जाता है कि क्या कोई ऐसा साथी है जो आपकी तरह दिखता हो। तो आमतौर पर पुल्लिंग शब्दों के यूज़ होता है, लेकिन बुक में स्त्रीलिंग की इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एक तरह से जो है ना वो इक्वालिटी ला सके, जो कि गैर बराबरी पहले दिखती थी, इनइक्वालिटी पहले दिखती थी, वो अब ना दिखे। तो इसमें यहाँ साथी जो शब्द है लड़के और लड़के दोनों के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे बस लड़के की बात हो रही हो। तो सिर्फ हमारी भाषा में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में हर और इसी तरह के हमें लड़कियों की कमी और लड़कियों के प्रति गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। तो इस गैर बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़ने वालियों के रूप में लड़कियों को किताब में स्थान देने के उद्देश्य से हमने भाषा के मान्य रूपों को बदला है। तो हो सकता है शुरू में अटपटा लगे, मतलब ये किताब के बारे में ही बात की जा रही है, तो लेकिन ये कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने की नहीं है। देखो, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो ये भी जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब लड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं तो लड़कों और पुरुषों को साइड कर दिया है कि भाई हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताबों में जगह देने की है जो सालों साल हमारी भाषा और कार्य क्षेत्र से गायब रही हैं। देखो, एक तरह से लड़कियों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो पुरुषों को हमने कम आंका है। तो ऐसा इसमें कहा गया है, इस बुक में ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
तो इसी तरह से टीचर को भी जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। अब अन्य साधनों का उपयोग आ जाता है। बाकी जो साधन है वो कैसे है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक जो है महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो कक्षा में उपयोग होने वाले कई साधनों में से सिर्फ एक ही साधन है, एक ही साधन है सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एकमात्र वो साधन है हमारे पास, वो एक साधन है, बाकी सारे साधनों को मिलाएं अगर तो विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे अखबार और कार्टून। ऐसा ना हो बस हम पुस्तकों पर निर्भर रहें, टेक्स्ट बुक पर निर्भर रहें। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी हमें पढ़ाना चाहिए, या फिर बच्चों को बोलना चाहिए भाई कार्टून से पढ़ो थोड़ा और अखबार भी पढ़ा करो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी बच्चों को भाई, जैसे कि चिट्ठी दी है या फिर कोई भी चीज़ें हैं, न्यूज़ देखेंगे, वो कोई समस्या पर आधारित कोई आर्टिकल देखेंगे, तो उससे काफ़ी नॉलेज उनकी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पर हमारे टॉपिक तो कंप्लीट हो गए हैं क्लास 6 की, जो मैंने पॉलिटी की पेडागोजी ली थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं देखती हूँ, आप खुद भी अपना टेस्ट करें कि आपने कितना समझा जो मैंने अभी समझाया है पेडागोजी में। इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, मूल सिद्धांत जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों के शैक्षणिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है वो ये है कि बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। किसके थ्रू बच्चे अच्छा सीखते हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अवधारणाओं की एक अनुभवात्मक समझ। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हैं और सही हमें चुनना है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी है। अब देखो एज इट इज़ ये वाली लाइनें उठा ली गई हैं, जो भी मैंने कंटेंट अभी लिया है आपका स्टार्टिंग में जो लिया था। बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, और एक सामाजिक राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर उन्हें काल्पनिक आख्यानों, जो मैंने कहा था फिक्शनल नैरेटिव्स लेते हैं हम, काल्पनिक स्टोरीज लेते हैं, और या फिर केस स्टडी लेते हैं जो रियल स्टोरीज होती हैं, इनको अभ्यास के रूप में शामिल करके चर्चा की जाती है। तो बुक अगर आप देखेंगे एक नज़र पॉलिटिकल जो पॉलिटी की बुक है आपकी, तो उसमें आप इस चीज़ों को पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षक गतिविधियों में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने का सबसे वांछित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अभी हमने डिस्कस किया भी था कि छात्रों को पाठ के अंदर के प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना, और ये मैं आपको भी कह रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सारे प्रश्न और अभ्यास जरूर हल करें, स्पेशली जो मैचिंग होते हैं मैच करने के लिए, या तो फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है उसको ज़रूर सॉल्व करें, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक और राजनीतिक जीवन या फिर आख्यानों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। तो मतलब किसको हम एक तरह से उपयोग करते हैं आख्यानों को प्रोत्साहित करने के लिए? तो यहाँ पर मतलब आख्यानों को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। आत्मनिरीक्षण, अंतः दर्शन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था ना पीछे, मैंने कहा था ना 2 वर्ड्स को कि ये भी आएंगे आपके क्वेश्चन में आएंगे, तो ये वही है। तो जो हम ये किताबों में जो नैरेटिव्स हम यूज़ करते हैं ना, जो स्टोरीज का हम यूज़ करते हैं, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि बच्चे अपना आत्मनिरीक्षण कर पाएँ, अंतर्दर्शन यानी गहराई से सोच पाएँ किसी टॉपिक के बारे में और डिस्कशन कर पाएँ, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं नैरेटिव्स को। कोई भी टॉपिक पर नैरेटिव हम लेंगे, स्टोरी लेंगे, तो बच्चे उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये चीज़ जो हुई वो कैसे हुई। आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका माल कैसे मिलता है? कुछ उदाहरणों के साथ पता करें और समझाएं। ये प्रश्न जो है छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है? ये भी हमने भी देखा था पीछे, नहीं आपने ध्यान से पढ़ा है ना तो वीडियो को दोबारा देखना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाओं को लागू करना, अप्लाई कंसेप्ट टू डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट एक तरह से रेफरेंस हम कहेंगे यहाँ पर। तो बच्चे जो है ना अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लिखी गई हैं। तो किस उद्देश्य के साथ लिखी गई हैं? उद्देश्य भी अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली बी। ओनली बी सही है। यहाँ पर सही है कौन सा? कि वे विषयों की चर्चा में आदर्श और वास्तविक के साथ संतुलित करते हैं। वास्तविक को यहाँ पर यथार्थ भी हम कह सकते हैं। आदर्श और यथार्थ अभी समझाया था ना मैंने। यथार्थ यानी वास्तविक, रियल लाइफ, रियलिटी, और आदर्श जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो देखो पहली स्टेटमेंट है, वे सटीक जानकारी देकर तथ्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर देखो ये है ना स्टोरी, कुछ इस तरह की स्टोरीज आप देख पाएंगे पॉलिटी की किताब में अपनी, तो इसके थ्रू जो है
बच्चे काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ों को समझ लेते हैं और एक तरह से देखो रियलिटी से जोड़ पाएंगे खुद को। भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने रियल लाइफ में भी देखी होंगी कि किस तरह से जो वोट डालने का जो है काम होता है और कैसे वहाँ पर इक्वल होते हैं सभी लोग, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। आप चाहें तो इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्लास 7th में आपको मिल जाएगी, चैप्टर 1 या 2 में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उद्देश्य है? उद्देश्य हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में A, B और C तीनों हैं यहाँ पर। तो छात्रों को दैनिक जीवन और पाठ्य पुस्तक में चर्चा किए गए मुद्दे के बीच संबंध बनाने में सक्षम बनाना, कि भाई जो उनकी पाठ्य पुस्तक में जो चर्चा की जा रही है जिन पॉइंट्स पर, वो उनकी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। नहीं तो पाठ्य पुस्तक की चीज़ जो है वो अलग हो गई और रियल लाइफ में कुछ और जी रहे हैं, वो एक तरह से फेक चीज़ हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ की गई है यहाँ पर, दोनों में रिलेशन बन पाए। और छात्रों को उठाए गए सभी मुद्दों की लैंगिक प्रकृति को पहचानने में मदद करना, ये भी यहाँ पर सही है। और ये है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए कौशल विकसित करना। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, ये जो बुक हैं इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं ना वो विश्लेषण इनका कर पाएँ, इन तीनों स्किल्स को ये डेवलप कर पाएँ एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 1, दोनों ही यहाँ पर सही हैं कि परिभाषाओं के उपयोग से बचता है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक। और दूसरा, इसमें कभी एक देखो एक सही उत्तर नहीं मिल सकता, शायद ही कभी मिलता होगा, ये कह रहे हैं हम। तो हालांकि गलत उत्तर हो सकता है एक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते भाई एक तरह से फिक्स जो है आंसर वो हम नहीं कह सकते कि होता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें सामाजिक विज्ञान कक्षा के संदर्भ में तो ये हो जाएगा 3rd, A और C जो है वो सही है। ये मैं प्रीवियस ईयर में भी करा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसी वजह से, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और मैंने पीछे पढ़ा भी दिया है, वहाँ पर पढ़ लेना। अगर आपका कुछ छूट गया है पॉइंट तो पीछे से दोबारा से वीडियो को देख लेना। A और C सही है यहाँ पर। देखो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है उसमें बहुत कुछ लाते हैं, इसका मतलब क्या है कि बाहर की दुनिया के एक्सपीरियंसेस अपने वो क्लास में लेकर के आते हैं, ये वही लाइन है, थोड़ी सी अलग से दी गई है बस। वास्तविकता को इस विश्लेषण के साथ चित्रित किया गया है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। देखो एज इट इज़ लाइन उठा ली ना वहाँ से, तो यहाँ पर जो है ना जो आपकी रियलिटी है, रियलिटी से कैसे हम अचीव करें आदर्शवाद को, ये यहाँ पर बात की गई है इसमें। और यहाँ पर बच्चों के अनुभव को उसी तरह लेना चाहिए जैसे वह सामाजिक विज्ञान की कक्षा में होता है, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित है ये, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन, B और D जो है वो सही है। B में क्या दिया कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाने यानी कि बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाए हम, और विभिन्न अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं बताया था अखबार और कार्टून पढ़ने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बात सही है बिल्कुल। और शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकनों से जोड़ने में सक्षम बनाएं, रियल अपने जो एक्सपीरियंसेस है, खुद की जो ऑब्जर्वेशन है उससे वो जोड़ पाएँ। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखने के कौशल को हमें नहीं उनको देना है, उनमें वो कौशल विकसित नहीं करना बल्कि समझ वाला कौशल विकसित करना है। एकमात्र स्रोत नहीं देख सकते हम पाठ्य पुस्तक को, उसके अलावा भी पढ़ने की चीज़ें हैं, अखबार या फिर कार्टून के थ्रू पढ़ सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों में तस्वीरों और चित्रों के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो सही ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd ऑप्शन, A, B और D। फिलर्स के रूप में नहीं देखेंगे हम इन्हें कि भाई जो चित्र दिए गए हैं फिलर्स के लिए थोड़ी ना दिए गए, भाई किताब में खाली जगह थी तो हमने चित्र लगा दिया, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सही होंगी। दृश्य अवधारणा को व्याख्या करते हैं, अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, मतलब कंसेप्ट को आपको वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं जो पिक्चर होती हैं। और ध्यान आकर्षित ज़्यादा करते हैं, ये जिज्ञासा पैदा करते हैं कि भाई अच्छा ये चित्र दिया गया है, काफ़ी अच्छा मतलब अटेंटिव लग रहा है ये, तो ध्यान आकर्षित करते हैं ये आपका। कभी कभी दृश्य शब्दों से बेहतर अवधारणा को चित्रण प्रदान करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिक्चर के थ्रू आप एक ही नज़र में समझ जाते हो, जितना कि आप वैसे नहीं पढ़ के नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए चित्रों का यूज़ इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें कई समुदायों पर चर्चा करती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लें तो दलित, मुस्लिम और गरीब। तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में इन पाठों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा?
यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सी एंड डी। इन समुदाय के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ लेन देन करें, मतलब इनका जो आदान प्रदान करें ना आप बच्चों के साथ, वो संवेदनशीलता के साथ आपको करना है कि भाई उस कम्युनिटी के बच्चे आपकी क्लास में भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से उनको कोई बात बुरी ना लगे, उनको ठेस ना पहुँचे, उसके लिए आपको संवेदनशीलता आपको रखनी होगी। सेंसिटिविटी के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स को लें जो किसी को बुरे ना लगे, या फिर कुछ ऐसे ना हो कि जो उन पर गलत प्रभाव डालें। और इसके अलावा छात्रों की गरिमा का सम्मान करने के लिए उच्च प्रतिबद्धता दिखाएं। देखो डिग्निटी तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सभी स्टूडेंट्स की, किसी को आप हर्ट नहीं कर सकते आपके वर्ड से या आपके एक्शन से, तो यहाँ पर सी और डी सही होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। शेयर कर दें वीडियो को, भाई इतनी मेहनत लगती है, और ये वाली वीडियो में आपको एफर्ट दिख ही रहा होगा कि मैंने कितने जगह से आपके फैक्ट्स जो है चुन करके लाई हूँ, और अभी इसमें और भी पार्ट्स आएंगे। तो थोड़ा सा आप भी सोशल वर्क करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बुक में जो भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये बात में ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।